हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के आंदोलन की। उत्तराखंड के आंदोलन के अभी तक हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा 9वां पार्ट होने वाला है। दोस्तों, जब हम आपको 8वां पार्ट पढ़ा रहा था तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी जिनको आपको सुधार लेना है। चलिए, वो मिस्टेक क्या थी, सबसे पहले हम उन मिस्टेक को सुधार लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि उस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मैंने आपको इस बात की जानकारी दे दी थी, फिर भी देखिए एक बार आप लोग उस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट नहीं किया है, कमेंट में ध्यान नहीं दिया है, तो आप क्या करना है, उन चीज़ों को सही कर लेना है। पहला ये था गढ़वाल जागृत संघ, नहीं, जागृत गढ़वाल संघ। तो जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब होती है? 1938 में। 1938 में देखिए वहां पर कुछ कुछ किताबों में क्या है, 1932 भी, किसी किसी किताब में 1932 भी दिया हुआ है। तो देखिए, आपको प्राथमिकता जो देनी है 1938 में ही आपको प्राथमिकता देनी है। अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रताप सिंह नेगी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? प्रताप सिंह नेगी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना जिस समय 1938 में होती है। चलिए ठीक है, पहला तो आपको ये वाला जो मैंने वहाँ पर पॉइंट आपको लिखवाया था, इस पॉइंट को आपको सही कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये था श्रीनगर सम्मेलन। श्रीनगर सम्मेलन देखिए, किसी किसी किताब में, किसी किसी में क्या, अजय राउत की हम लोग बात कर लेते हैं। श्रीनगर सम्मेलन, अजय राउत में श्रीनगर सम्मेलन जो एडिशन है उनका, उसमें 1932 दिया हुआ है, लेकिन जो श्रीनगर सम्मेलन होता है वो होता है 1938 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, जो कि मैंने आपको वहाँ पर लिखवाया था। तो श्रीनगर सम्मेलन जो मैंने आपको वहाँ पर 1932 बताया था, आपको क्या करना है, 1938 उसको कर लेना है, श्रीनगर सम्मेलन को। तो श्रीनगर सम्मेलन कब हुआ था? 1938 में होगा, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, एक पॉइंट ये था इसमें, देखिए लाला लाजपत राय, एक पॉइंट वहां पर ये भी आया था, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि मैंने आपको वहां पर लिखाया था 1930, मैंने वहां पर आपको लिखवा दिया था। कब? 1930। देखिए 1930 में नहीं हो गए, क्योंकि 1928 में क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं। तो इसको आपको क्या क्या करना है, 1913 कर लेना है, 1913। तो ये 3 मिस्टेक पिछली वाली वीडियो में हुई थी। हालांकि ऐसी मिस्टेक कभी होती नहीं है, बहुत कम ही होती है, लेकिन पता नहीं मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हो सकता है जल्दीबाजी में कुछ मैटर लिखा हो तो ऐसा हो गया हो, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपको 1913 कर लेना है। लेकिन गलती हुई है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको सही भी करवाना पड़ेगा। तो 1928 में क्या होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु आती है, लेकिन ये 1913 में आते हैं। 1913 वहां पर जो सम्मेलन होगा ना, जो वहां पर सम्मेलन हुआ था 1913 में ही होगा, उसे आप लोग सही कर लेंगे, जो हमारा पार्ट 8 था। ये सब अजय राउत की मिस्टेक है, तो मैंने भी इसमें इतना ध्यान दिया नहीं, तो मैं भी ऐसे ही आपको पढ़ाता चला गया, लेकिन बाद में मैंने देखा तो ये मिस्टेक जो भी हमसे हमारे द्वारा होती है उनको अगली वीडियो में सही कर दिया जाता है और कमेंट में भी उन गलतियों को सुधार दिया जाता है। चलिए ठीक, ये तो हो गई हमारी पिछली वीडियो की मिस्टेक की, जिनको मैंने सुधार दिया है। अब देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं आज की हमारी सीरीज की। सबसे पहले जो आंदोलन आता है वो आता है गाड़ी सड़क आंदोलन। गाड़ी सड़क आंदोलन कब होता है? 1938 में यह आंदोलन शुरू होता है और 1939 आते आते या फिर 1939 के शुरू में ही यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। देखिए 1938 में क्या हुआ था, जिस समय श्रीनगर सम्मेलन हुआ था, तो श्रीनगर सम्मेलन में होता क्या है, कुछ मांगे उठती हैं। मांगे क्या उठती हैं? जैसे कि गाड़ी सड़क की मांगे वहाँ पर उठती हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारी वहाँ पर मांग उठती हैं, जैसे कि टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में संयुक्त कर दिया गया था। कब? एक पॉइंट ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, 1937 में क्या होता है, 1937 में क्या हुआ था, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में संयुक्त कर दिया गया था। कब? 1937 में। तो इसके विरोध में भी एक 1938 में जो श्रीनगर सम्मेलन होता है वहां पर भी ये बात रखी जाती है कि ऐसी ऐसी जो ये टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में संयुक्त कर दिया गया है, इसको वापस से उत्तराखंड में ही लाया जाए। और साथ ही साथ में गाड़ी सड़क वाली जो बात रहती है वो भी उस सम्मेलन में की जाती है। लेकिन जो सरकार होती है संयुक्त प्रांत में, जो उसमें मुख्यमंत्री बनाए गए होते हैं, कौन? गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसी दिशा में क्या होता है, एक आंदोलन चलता है, गाड़ी सड़क आंदोलन। 1938 में ही यह शुरू होता है और 1939 के प्रारंभ में ही यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो देखिए, जागृत गढ़वाल संघ नामक संगठन ने उत्तराखंड में गाड़ी सड़क आंदोलन प्रारंभ किया। अगर दोस्तों प्रश्न बनता है उत्तराखंड में गाड़ी सड़क आंदोलन किस संगठन ने शुरू किया, तो उत्तराखंड में गाड़ी सड़क आंदोलन
जागृत गढ़वाल संघ नामक संगठन ने ही यह प्रारंभ किया था और यह आंदोलन मुख्यतः दक्षिणी गढ़वाल में ही चला था। चलिए ठीक है, इसके बारे में इतनी कुछ खास बात है नहीं, इतना ही आपको याद रखना है। 1938 में यह शुरू होता है और 1939 की आते आते यह समाप्त हो जाता है। देखिए परीक्षा वाणी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सड़क आंदोलन आपको दिखता है, सड़क आंदोलन, वो वहाँ पर उन्होंने 1940 डेट दी हुई है, सड़क आंदोलन 1940। अजय राउत अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी सड़क आंदोलन है, तो वो है 1938 में। यहाँ पर भी डिफरेंस है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, तो ये रही थी बातें हमारी गाड़ी सड़क आंदोलन की। अब देखिए उत्तराखंड का आज़ाद हिंद फौज में क्या योगदान रहा था। यहाँ से भी दोस्तों एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का या उत्तराखंड के व्यक्तियों का आज़ाद हिंद फौज में क्या योगदान रहा था, उन प्रमुख व्यक्तियों की हम लोग बात करेंगे जिनका नाम आज़ाद हिंद फौज में बहुत ही हम लोग कह सकते हैं शान से लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कुछ उच्च पदों पर लोग वहाँ पर नियुक्त थे। चलिए ठीक है, तो देखिए आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग 12% यानी कि 2500 सैनिक केवल उत्तराखंड से थे। समझ सकते हैं, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग 12% सैनिक उत्तराखंड से थे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ता हूँ, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, आपको ये बताना है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, आपको ये कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसकी स्थापना किसने की थी ये भी आपको बताना है। आज़ाद हिंद फौज की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे, आज़ाद हिंद फौज। चलिए ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। तो देखिए अगर प्रश्न बनता है आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग कितने सैनिक उत्तराखंड से थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 12% यानी कि 2500 सैनिक। चलिए ठीक है, फिर देखिए मेजर देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक थे। मेजर देव सिंह दानू, इनका संबंध कहाँ से, उत्तराखंड से ही रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा। मेजर देव सिंह दानू जिनका संबंध उत्तराखंड से है, वो सुभाष चंद्र बोस के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर बनाए गए थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए अगला नाम आता है बुद्धि शरण रावत। देखिए जितने भी यहाँ पर नाम आएंगे ना, जितने भी यहाँ पर नाम आएंगे, ये नाम सारे उत्तराखंड से संबंधित हैं, इसलिए हम लोग इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बुद्धि शरण रावत नेताजी के निजी सहायक, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे। प्रश्न बनेगा जो आज़ाद हिंद फौज में जो उत्तराखंड के व्यक्ति वहाँ पर शामिल हुए थे उस फौज में, तो उसमें नेताजी के निजी सहायक उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति बनाए गए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धि शरण रावत। चलिए ठीक है, फिर देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी, ये इनका वहां पर क्या पद मिला था, सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर इनको नियुक्त किया गया था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको छोड़ना नहीं है कि आज़ाद हिंद फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी शामिल हुए थे उत्तराखंड से, तो इनको वहां पर किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो सिंगापुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर इनको नियुक्त किया गया था। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगला नाम आता है पितृशरण रतोड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रथम बटालियन के ये कमांडर बनाए गए थे। प्रश्न बनेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रथम बटालियन के कमांडर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बनाया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पितृशरण रतोड़ी। और देखिए पितृशरण रतोड़ी को एक उपाधि दी गई थी सरदार ए जंग की, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम के लिए। सरदार ए जंग की उपाधि किसे मिली थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पितृशरण रतोड़ी को। चलिए ठीक है, फिर देखिए गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन 2/18 तथा 5/18 आज़ाद हिंद फौज में कब शामिल होती हैं, तो ये होती हैं 21 सितंबर 1942 को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से बन सकता है कि गढ़वाल राइफल्स की कौन सी बटालियन आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो आपको याद रखना है 2/18 और 5/18 कब शामिल होती हैं, 21 सितंबर 1942 को। फिर देखिए अगला नाम आता है मेजर पदम सिंह का। नेताजी की 3री बटालियन का कमांडर इनको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें 3री बटालियन का कमांडर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मेजर पदम सिंह। जितने भी नाम लिखे हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए
आज़ाद हिंद फौज के मेजर जनरल मोहन सिंह का मानना है कि चंद्र सिंह गढ़वाली के शौर्य ने गढ़वाली सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। तो ये कथन कभी कभी दोस्तों ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा किसका मानना था, चंद्र सिंह गढ़वाली के शौर्य ने गढ़वाली सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। तो ये मानना था मोहन सिंह का। या फिर प्रश्न ऐसे बन सकता है, आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए किसने प्रेरित किया, तो या फिर किसके कारण जो यहाँ के लोग थे वो प्रेरित होते हैं, तो वो होते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली के शौर्य से। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन और कुमाऊं की महिलाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जिस समय उत्तराखंड में यहाँ पर कई आंदोलन होते हैं, तो उत्तराखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो महिलाओं से संबंधित भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। जो उत्तराखंड के आंदोलन की हमारी सीरीज चल रही है, तो पिछली सीरीज में ही जो हमारी कुछ सीरीज हो चुकी है, मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी सीरीज में टॉपिक लिया था, लेकिन जो हमारी उत्तराखंड के आंदोलन की सीरीज चल रही थी उन्हीं में से किसी सीरीज में मैंने आपको ये पढ़ा रखा टॉपिक कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय भारत में शुरू हुआ था उसका उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा था। लेकिन मैंने आपको वहां पर यह नहीं पढ़ाया था कि कुमाऊं की महिलाओं का उसमें क्या योगदान रहा था, किन किन महिलाओं का वहां पर नाम हमको देखने को मिलता है। तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो मैं आपको वहाँ से सब कुछ पढ़ा ही चुका हूँ, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। जब मैं आपको जो सीरीज हमारी चल रही थी कहीं पर मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन को मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो 1942 में यह शुरू होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, जिसका प्रभाव उत्तराखंड में भी पड़ा तथा यहाँ की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो हमको यही पढ़ना है कि यहाँ से एग्जाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, बाकी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अप्रैल 1942 में नैनीताल में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया तथा गोविंद बल्लभ पंत ने अपने व्याख्यान में क्रिप्स प्रस्ताव में प्रकाश डाला। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अप्रैल 1942 में कहाँ पर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नैनीताल में। या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में कहाँ पर राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नैनीताल में मनाया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए जिस समय जब मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा रहा था पिछली वाली वीडियोस में, जो हमारी वीडियो निकल चुकी हैं, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था 1942 में क्या होता है। 1942 में ये होता है जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है, तो उसी रात क्या होता है, जो सरकार होती है वो आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने लगती है। 1942 में क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है और आंदोलनकारी जैसे ही आंदोलन करने के लिए एकत्रित होते हैं और अपनी योजना बनाते हैं, तो उसी रात्रि को क्या होता है, आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक मैंने आपको बताया ना ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, सब बता चुका हूँ आपको, सब कुछ नोट करवा चुका हूँ। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। वो क्यों चलाया गया था, जो ये आंदोलनकारी थे इनको गिरफ्तार करने के लिए ही, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो 1942 में क्या होता है, एक आंदोलन होता है। आंदोलन में जो आंदोलनकारी होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उत्तराखंड में इसकी प्रतिक्रिया होती है और काफ़ी इसका विरोध होता है। तो आंदोलनकारियों के गिरफ्तार होने के बाद उत्तराखंड में जगह जगह महिलाओं की सभाएं होने लगती हैं। हालांकि पुरुषों की भी सभाएं होने लगती हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं की भी यहाँ पर सभाएं होने लगती हैं। फिर देखिए हल्द्वानी से भागीरथी देवी को गिरफ्तार कर चुनार जेल भेज दिया गया। देखिए यहाँ पर से चीज़ें आने लग गई हैं, टॉपिक जो आपको नोट करने हैं वो आने लग गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भागीरथी देवी को कहाँ पर से गिरफ्तार करके चुनार जेल में भेज दिया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हल्द्वानी। हल्द्वानी से इनको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि चुनार जेल से बाद में इनको पुनः से हल्द्वानी लाया गया और हल्द्वानी में ही इनको जेल में बंद रखा गया। फिर देखिए बागेश्वर में हरुली देवी द्वारा आंदोलनकारियों को उत्साहित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। प्रश्न बनेगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बागेश्वर में आंदोलनकारियों को उत्साहित करने के लिए एक सभा का आयोजन किस महिला के द्वारा किया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरुली देवी के द्वारा। देखिए सारी की सारी घटनाएं जो हो रही है ना, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय की हैं, सारी की सारी घटनाएं। चलिए ठीक है। फिर देखिए
14 मार्च 1942 को कोटद्वार में एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में शामिल महिलाएं कौन कौन सी थी? विद्या देवी राठौर, शोभावती देवी मित्तल, सरस्वती देवी और कुंती देवी। कुंती देवी का जो पूरा नाम था कुंती देवी वर्मा इनका पूरा नाम रहेगा। तो देखिए इसमें बहुत अन्य भी बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन जब मुख्यतः जो हमको नाम सामने देखने को मिलते हैं, विद्या देवी राठौर, शोभावती देवी मित्तल और सरस्वती देवी और कुंती देवी। तो यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महिलाओं के द्वारा 14 मार्च 1942 को कहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोटद्वार में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 12 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण से बद्रीदत्त पांडे, देवीदत्त पंत, गंगा सिंह बिष्ट, उदय लाल शाह, मनोहर पंत, प्यारेलाल गुप्ता आदि को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध महिलाओं ने किया था। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न पहली बात तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बद्रीदत्त पांडे को कहाँ पर से गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए 12 अगस्त 1942 को नंदा देवी प्रांगण से बद्रीदत्त पांडे हो गया, देवीदत्त पंत हो गए, गंगादत्त बिष्ट, उदय लाल शाह, मनोहर पंत, प्यारेलाल गुप्ता, तो इनके में से किसी का भी नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ये व्यक्ति थे इनको कहाँ पर से गिरफ्तार किया गया था? तो आपको याद रखना है नंदा देवी प्रांगण से इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर देखिए महिलाओं में शोभावती देवी मित्तल की सक्रिय भूमिका से प्रभावित होकर अनेकों जिलों के लिए आंदोलन संचालिका उन्हें नियुक्त कर दिया गया। देखिए उस समय तो संयुक्त प्रांत था ना, उस समय तो पूरा ये संयुक्त प्रांत था, उसमें उत्तराखंड तो अलग था नहीं। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस समय एक ही जो मतलब जो दोनों जो राज्य थे एक ही में सम्मिलित थे, तो इसको संयुक्त प्रांत उस समय इसको कहा जाता था। तो शोभावती जो मित्तल थी उनकी काफी सक्रिय भूमिका आंदोलन में रहती थी और काफी प्रभावित जो यहाँ की जनता थी काफी प्रभावित उनसे होती थी, या जो महिलाएं थी वो उनसे काफी प्रभावित थी। तो अनेकों जिलों के लिए उनको एक संचालिका उसमें नियुक्त कर दिया था, संयुक्त प्रांत में भी और उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी और उत्तराखंड के कुछ जिलों में भी उनको क्या किया गया? उनको संचालिका नियुक्त कर दिया गया। तो ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला को अनेकों जिलों के लिए आंदोलन संचालिका नियुक्त कर दिया गया था? तो आपको याद रखना है शोभावती मित्तल। चलिए ठीक है। तो जैसे कि इनको देखिए संचालिका नियुक्त कर दिया गया है, अब देखिए कालाढूंगी, नैनीताल, बरेली, बिजनौर आदि जिलों में भ्रमण करने लगी। और देखिए भ्रमण करने के दौरान शोभावती मित्तल ने स्थान स्थान पर जाकर ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को जागृत करते हुए खद्दर पहनने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सरकार के अपमानजनक कार्यों से अवगत जो वहाँ की महिलाएं थी उनको कराया। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने ग्रामीण जो स्थान स्थान पर जाकर ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को जागृत किया, उनको खद्दर पहनने के लिए कहा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए किया और सरकार के अपमानजनक कार्यों से अवगत कराया। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की, यानी कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने स्थान स्थान पर जाकर ग्रामीण अशिक्षित महिलाओं को जागृत करने का कार्य किया? तो ये किया था शोभावती मित्तल ने। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जैसे कि उस समय क्या हो रहा था, आग लगाने का भी उसमें दौर चल रहा था। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ना पिछले जो हम आंदोलन वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसे आंदोलन पढ़े थे जैसे कि आग लगाए, जो जहाँ के जो जनता थी सरकार से काफ़ी नाराज रहती थी, जैसे कि वो जो यहाँ की जनता थी जंगलों में जाके आग लगा आती थी। तो वैसे ही कुछ घटनाएं यहाँ पर छुटपुट होती रहती थी जंगलों में आग लगाने की। तो वैसी घटना होती है, दान सिंह बिष्ट और उनके साथियों को ये कार्य सौंपा जाता है कि आपको क्या करना है, नैनीताल में स्थित जंगलात के कार्यालय में आग लगाने का कार्य उनको सौंपा जाता है, लेकिन ये इस कार्य में असफल हो जाते हैं। दान सिंह बिष्ट और उनके साथी नैनीताल में स्थित जंगलात के कार्यालय में आग लगाने में असफल हुए तो कुंती देवी ने गुस्से में कहा, कुंती देवी ने गुस्से में क्या कहा, तुमसे इतना काम ना हो सका तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, मैं अकेले जाती हूँ और आग लगाकर ही वापस लौटूंगी। तो देखिए ये कथन भी कभी कभी हो सकता है पूछ लिए जाए, तो यहाँ पर मैंने इसलिए इस कथन को लिखा हुआ है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो देखिए बाद में जैसे कि इनको लगता है हमारी मतलब दान सिंह बिष्ट और जो उनके साथी नैनीताल में है उनका भी किरकिरी होती है इस बात से, बाद में वो पुनः से जाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। फिर देखिए कार्यालय में आग लगाने के आरोप में कुंती देवी के छोटे पुत्र हीरालाल वर्मा को गिरफ्तार तथा श्यामलाल वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए ये प्रश्न यहाँ पर मैंने इसलिए रखा हुआ है, हीरालाल वर्मा और श्यामलाल वर्मा ये नाम यहाँ पर आ रहे हैं, इन पर आपको फोकस करना है। ये गिरफ्तार तो छोड़ दीजिए, वो तो मैंने यहाँ पर जो आंदोलन की हमारी बात चल रही है तो मैंने इसलिए यहाँ पर उसको जोड़ा हुआ है। हीरालाल वर्मा और श्यामलाल वर्मा किसके पुत्र थे? तो आपको याद रखना है कुंती देवी। मैंने आपको बताया कुंती देवी का पूरा नाम क्या रहेगा, कुंती देवी वर्मा इनका पूरा नाम रहेगा। तो
हीरालाल वर्मा और श्यामलाल वर्मा, आपको याद रखना है किन के पुत्र रहेंगे, तो ये रहेंगे कुंती देवी वर्मा के पुत्र रहते हैं। 1942 की ये बातें हो रही हैं सारी, 1942 की। चलिए ठीक है। फिर देखिए 31 अगस्त 1942 को गांधी आश्रम चनौदा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर आश्रम को सील कर दिया गया। उसी रात मेहरपाली तथा कोट, यानी कि कोट का है गरुड़ का डाक बंगला जलाया गया। तो ये गरुड़ कहाँ है, देखिए ये बात हो रही है बागेश्वर की, कहाँ, बागेश्वर की बात हो रही है। सब कुछ नोट करते हुए चलेंगे। मेहरपाली और कोट कहाँ पर पड़ जाएंगे, ये पड़ जाएंगे बागेश्वर में। तो होता क्या है, देखिए चनौदा आश्रम के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आश्रम को सील कर दिया जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ से दोस्तों बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गांधी आश्रम जो चनौदा में स्थित था उसको कब सील कर दिया गया और उसके कार्यकर्ताओं को कब गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 31 अगस्त 1942 को उस आश्रम को सील कर दिया गया। और देखिए उसी रात क्या होता है, 31 अगस्त 1942 को क्या होता है, उसी रात मेहरपाली तथा कोट का डाक बंगला जलाया गया था, बागेश्वर का ही, यानी कि कोट और मेहरपाली जो जगह थी, इन जगह में जो डाक बंगले थे, इन डाक बंगलों को 31 अगस्त 1942 को जलाया गया। अब देखिए जैसे कि इन डाक बंगलों को जलाया जाता है तो इसका जो आरोप लगा वो आरोप किस पर लगा, ये अग्निकांड का आरोप लगता है मोतीराम भट्ट पर। मोतीराम भट्ट पर इन पर यह इल्जाम लगते हैं, तो और इनको 18 साल की सजा सुनाई जाती है। कितनी, 18 साल की इनको सजा सुनाई जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि 31 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो बागेश्वर में जो डाक बंगला जलाया गया था, तो उस पर जो अग्निकांड हुआ था उसका वो अग्निकांड का आरोप किस पर लगा था, तो मोतीराम भट्ट पर इसका आरोप लगा था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए जैसे कि जो चनौदा आश्रम है उसके जो कार्यकर्ता हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को छुड़ाने के लिए इसी दौरान 1942 में सरला बहन कुमाऊं कमिश्नर एक्टन से मिलने नैनीताल पहुंचती है। ये भी नोट कर लेंगे, हालांकि नोट करवा चुका हूं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो ये था एक्टन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1942 में सरला बहन पहुंचती है कुमाऊं कमिश्नर एक्टन के पास। कहाँ पर मिलती है, नैनीताल में। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में सरला बहन कुमाऊं कमिश्नर एक्टन से कहाँ मिली थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नैनीताल में। सरला बहन एक अंग्रेज महिला थी, तो इस कारण से जो कमिश्नर था एक्टन वो भी यह सोचता था कि अंग्रेज महिला होते हुए भी यह भारतीयों के पक्ष में कैसे है। देखिए सरला बहन आपको पूरा पढ़ाऊंगा इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना गांधी जी का कुमाऊं पर आगमन, यानी कि गांधी जी का कुमाऊं पर और गांधी जी का गढ़वाल पर आगमन वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहीं पर उसी चैप्टर में हम लोग सरला बहन को भी कवर करेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए शोभा देवी मित्तल ने 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1942 तक 500 रुपए की खादी भेजी, तो नहीं खादी खरीदी, नहीं खादी बेची, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खादी बेची, इसको नोट कर लेंगे, ऐसे थोड़ा सही कर लेंगे। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, खादी भेजी नहीं होगा, ये खादी बेची। देखिए क्या था कि शोभा देवी मित्तल ने 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1942 तक 500 रुपए की खादी बेची तथा सूती कपड़ा कातने की एक प्रतियोगिता भी कराई थी। ये एक तरीका था विरोध करने का, अंग्रेजों का विरोध करने का यह एक तरीका था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस किस महिला ने सूती कपड़ा कातने की एक प्रतियोगिता भी कराई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शोभा देवी मित्तल ने 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 1942 तक यह एक 500 रुपये की खादी बेची और साथ ही साथ में सूती कपड़ा कातने की एक प्रतियोगिता भी इस दौरान उन्होंने चलाई थी। फिर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नोट करेंगे, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रशासन ने किस अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा दोस्तों। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रशासन ने किसे अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी, तो ये थी सरला बहन को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, सरला बहन। चलिए ठीक है, तो ये तो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की महिलाओं का उसमें क्या योगदान रहा था। अब हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह का उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनते रहते हैं। तो देखिए जो भारत सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका प्रभाव उत्तराखंड पर क्या पड़ा उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भारत में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है वो होता है 17 अक्टूबर 1940 को। नोट कर लेंगे, आपका ये टॉपिक किधर हो जाएगा, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है।
तो देखिए भारत में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है वो होता है 17 अक्टूबर 1940 को। कारण क्यों शुरू होता है? देखिए जो उस समय लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा कांग्रेस को एक प्रस्ताव दिया गया था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। ये अगस्त प्रस्ताव कब दिया गया था या अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन चुका है अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो 8 अगस्त 1940 को। तो जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, तो यह अगस्त प्रस्ताव जब उस समय पारित किया जाता है तो इसमें जो बातें लिखी होती है ना, जो इसमें जो भी इसमें बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं से कांग्रेस और महात्मा गांधी उसमें उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। तो संतुष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो यह गांधी जी की एक विचारधारा थी। प्रश्न कभी कभी ऐसे बन जाते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह किसकी विचारधारा थी, तो यह थी महात्मा गांधी की यह विचारधारा थी। प्रश्न यहाँ से आपको ये नोट करने हैं कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। और देखिए इसका कारण, महत्वपूर्ण कारण क्या था? जो अगस्त प्रस्ताव जो उस समय पारित हुआ था 8 अगस्त 1940 को, इसके विरोध में। और देखिए एक बात और थी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1939 से। तो द्वितीय विश्व युद्ध से भी कांग्रेस ने स्वयं को अलग करने के लिए यह आंदोलन चलाया था, यानी कि यह सत्याग्रह चलाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीय थे और जो उत्तराखंड के लोग तो छोड़िए, भारत के जो लोग थे, बड़े बड़े जो नेता थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध से स्वयं को अलग करना चाह रहे थे। तो एक कारण यह भी था व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए गांधी जी इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। किस प्रस्ताव से? अगस्त प्रस्ताव से। तभी उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निर्णय लिया था। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। फिर देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? अभी हम लोग भारत के संबंध में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम लोग आएंगे, फिलहाल आप लोग भारत की बात सुनिए। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हुआ था पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू होता है वह कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू होता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि पवनार आश्रम कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में। और देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था विनोबा भावे को। किसने चुना था? महात्मा गांधी ने। ये भी आपको नोट करना है, किसने चुना था? महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को किसने चुना? महात्मा गांधी ने। फिर देखिए इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न दोस्तों बनता है, कई बार बन भी चुका है कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। फिर देखिए 17 दिसंबर 1940 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, परंतु 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनः प्रारंभ किया। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद पुनः से इसको किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने 5 जनवरी 1941 को। तो ये तो हो गई थी भारत के संबंध में बात। अब हम लोग बात करते हैं इसका उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ता है और उत्तराखंड के जो एग्जाम आते हैं वहां से किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक कहाँ होती है? देखिए पहली बैठक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये होती है ब्रिटिश गढ़वाल के डाडा मंडी में 1940 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए पहली बैठक हो रही है कहाँ पर? ब्रिटिश गढ़वाल के डाडा मंडी में। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो उत्तराखंड में होता है, इसका प्रभाव उत्तराखंड में गढ़वाल में अधिक पड़ता है और कुमाऊं में इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। तो ये आपको नोट करना है। डाडा मंडी में 1940 में प्रथम यहाँ पर बैठक होगी व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने की। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुमाऊं कमिश्नरी के लोगों द्वारा 1940-41 में स्वयं सेवकों को तैयार कर सक्रिय रूप से भाग लिया। मतलब जो कुमाऊं कमिश्नरी के लोग थे उन्होंने भी इसमें मतलब काफ़ी हद तक भाग लिया था। हालांकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने इतना आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए ये बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फिर देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन थे? ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिश कुमाऊं की, यानी कि ब्रिटिश जो कुमाऊं वाला हिस्सा है उसकी। तो ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन रहे थे? तो ये रहे थे प्रताप सिंह नेगी। काफी बार दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं कि इस आंदोलन के नायक कौन रहे थे, उस आंदोलन के नायक उस स्थान पर कौन रहे थे। तो ब्रिटिश कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन रहेंगे? प्रताप सिंह नेगी, आपको याद रखना है।
चलिए ठीक है। फिर देखिए डोला पाल की मुद्दे के कारण, देखिए जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम सिर्फ उन्हीं पे बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये पूरा पढ़ाने जाऊँ, पूरी रामायण अगर इस आंदोलन की पढ़ाऊँ, तो कोई उसका फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो चुनिंदा ही कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हमको पढ़ने हैं बस। तो देखिए डोला पाल की मुद्दे के कारण 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए उस समय यहाँ पर डोला पाल की आंदोलन भी चल रहा था। डोला पाल की जो कुप्रथा यहाँ पर उसमें चल रही थी, उस पर भी यहाँ पर जो निम्न वर्ग का जो वर्ग था वो काफी मतलब रुष्ट था। तो देखिए उसमें क्या होता है, महात्मा गांधी को जब इसकी जानकारी लगती है, डोला पालकी वाली जो आंदोलन है, जो यहाँ पर एक कुप्रथा चल रही है, उसकी जानकारी जब उनको पता लगती है, तो वो क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा देते हैं। परंतु बाद में क्या होता है, एक लैंसडाउन में क्या होता है, एक लैंसडाउन में क्या हुआ था, एक सभा होती है। कब होती है? 23 फरवरी 1941 को। जैसे कि क्या हुआ था, डोलापाल की मुद्दे के कारण 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 23 फरवरी 1941 को लैंसडाउन में एक सभा होती है, और सभा होने के बाद उसमें जो जो ये डोलापाल की वाली बात चल रही होती है, इसमें इसका समाधान ढूंढा जाता है, समाधान किया जाता है, इस कुप्रथा को खत्म किया जाता है। और 28 फरवरी 1941 को जो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया गया है, कहाँ पर? ब्रिटिश गढ़वाल में। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो प्रतिबंध लगा दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह पर, कब? 25 जनवरी 1941 को। इसको 28 फरवरी 1941 को हटा लिया गया। तो दोस्तों ये प्रश्न बनते रहते हैं ऐसे ही कि ब्रिटिश गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध किस कारण से लगाया गया था। तो आपको याद रखना है, डोला पाल की मुद्दे के कारण ही ब्रिटिश गढ़वाल में महात्मा गांधी ने क्या किया था, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 28 फरवरी 1941 को यह प्रतिबंध हटा लिया गया। चलिए ठीक है। फिर देखिए 19 अप्रैल 1941 को भागीरथी देवी द्वारा स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित कर दिया गया। दोस्तों ये प्रश्न बनेगा, देखिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? भागीरथी देवी को। इन्हें स्वयं को ही व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित कर दिया था। कब? 19 अप्रैल 1941 को। तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही कौन रही थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान? तो ये रही थी भागीरथी देवी। और देखिए एक पुरुष की हम लोग बात करते तो होगी महिला। पुरुष में नाम आता है जगमोहन सिंह नेगी। कहीं कहीं पर इनका नाम सिंह भी लिखा हुआ है, तो आपको जगमोहन सिंह नेगी इसको लिख लेंगे, जगमोहन सिंह नेगी। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान उत्तराखंड से प्रथम सत्याग्रही पुरुष किसे चुना गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जगमोहन सिंह नेगी। अगर महिला पूछता है तो भागीरथी देवी आपको वहां पर राइट आंसर करना है। लेकिन अगर भारत के सापेक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है? विनोबा भावे। देखिए यहाँ पर से कंडीशन आपको समझनी है। विनोबा भावे आप लोग कब लगाएंगे? जब भारत के संबंध में आपसे पूछा जाए। लेकिन अगर उत्तराखंड के सापेक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो जगमोहन नेगी, और जो भागीरथी देवी पुरुष या महिला जब भी पूछा जाएगा आपको वहां पर से वो टिक करना है। चलिए ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। फिर देखिए जगमोहन सिंह नेगी ने लैंसडाउन में ब्रिटिश शासन विरोधी भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी दी। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि जैसे कि पुरुष सत्याग्रही हैं, प्रथम पुरुष सत्याग्रही रहेंगे ये, तो इन्होंने अपनी गिरफ्तारी कहाँ पर दी और इन्होंने कहाँ पर भाषण दिया था, तो और ये कहाँ पर से नेतृत्व कर रहे थे? तो लैंसडाउन से ही इनको गिरफ्तार किया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन कौन कर रहा था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनते रहते हैं कि चमोली से व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। सल्ट क्षेत्र यानी कि अल्मोड़ा से व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन कौन कर रहा था? गीताराम पोखरियाल। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव कुमाऊं की अपेक्षा गढ़वाल क्षेत्र में अधिक रहा था। तो दोस्तों ये रही थी आज की हमारी टॉपिक। कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमने टॉपिक पर चर्चा की है, और जो जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं बिल्कुल नोट कर लेने हैं, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आज की सीरीज हमारी समाप्त होती है। और एक बात और, हमेशा की तरह फेसबुक पे से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ रोज मिलती रहती हैं। और
व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ वैसे वीडियो के संबंध में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के नीचे ही आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर ही करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और जो मिस्टेक होती हैं दोस्तों, मैं पहले भी कहता हूँ और आज भी पहले भी कहता हुआ आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ, मिस्टेक हो जाती हैं, हर किसी से होती हैं, हर वीडियो में होती हैं। हर वीडियो में नहीं है, किसी किसी वीडियो में हो जाती हैं, लेकिन उनका समाधान मैं ज़रूर करता हूँ। ऐसा नहीं मिस्टेक हो गई है तो उसे छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता, उसका समाधान ज़रूर ही कर